बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दिव्या अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही दिव्या के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। इसलिए दिव्या के मामा दिव्या की परवरिश के लिए उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं, ताकि उसकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। दिव्या के मामा तो बहुत अच्छे थे, वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन मामी सुरेखा वह दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि दिव्या उनके साथ उनके घर में रहे, लेकिन अपने पति के सामने सुरेखा की एक नहीं चलती थी और वह बस एक मौके का इंतजार देख रही थी। और कुछ दिन बाद सुरेखा को यह मौका मिल भी जाता है, क्योंकि एक दिन दिव्या के मामा को काम के सिलसिले से शहर जाना पड़ जाता है। तभी सुरेखा इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। दिव्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सुरेखा दिव्या के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर बाल खींचते हुए कहती है, मनहूस, इस पल का मुझे कब से बेसब्री से इंतजार था कि तेरे मामा कब शहर जाए और कब मैं तुझसे गिन गिन कर बदले लूं। यह जो तूने स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनी है ना, इसे उतार कर घर के कामों में लग जा, वरना मार मार कर तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मामी जी, आपको तो पता है एग्जाम चल रहे हैं। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो एग्जाम कैसे दोगी, और अगर एग्जाम नहीं दिए तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और ये आपको अचानक क्या हो गया? मामा जी के सामने तो आप बहुत प्यार करती थी, उनके शहर जाते ही आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? मामी जी, मेरा स्कूल जाना बंद मत कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब मैं तुझ जैसी मनहूस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बर्दाश्त का बंध टूट चुका है। पहले अपने माता पिता को खा गई और अब इस घर में आकर अपनी मनहूसत फैला रही है। हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई करवाती है। मनहूस, हम तेरा पालन पोषण करें या फिर अपने बच्चों का? मेरी भी बेटी है, मैं तुझे उसका हक नहीं मानने दूंगी। इसलिए आज से तेरा स्कूल जाना बंद। अब तू मेरे लिए सिर्फ एक नौकर की हैसियत से है। अगर तू घर के सारे काम करेगी, जिस हालत में मैं तुझे रखूंगी उस हालत में रहेगी तो तू इस घर में रहेगी, वरना मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अब तेरे मामा भी नहीं है यहाँ तेरी साइड लेने के लिए, और जब वो यहाँ आएंगे तो तेरे बारे में पूछेंगे तो मैं कोई भी मन गढ़ंत कहानी सुना दूंगी, तेरे खिलाफ भड़का दूंगी, समझ रही है? और वैसे भी तो मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझना, मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ, समझ रही है? बेचारी दिव्या चुपचाप अपनी मामी की बात मान लेती है, क्योंकि दिव्या अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी मामी कितनी ज्यादा खतरनाक है। वह जो कहती है वैसा ही करती है। अगर उसने अपनी मामी की बात नहीं मानी तो वह कहाँ जाएगी? उसके पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। बेचारी दिव्या मायूस होकर अपनी स्कूल की ड्रेस उतार देती है और घर के काम काज में लग जाती है। दिव्या पूरे दिन घर के काम करती और उसके बाद सुरेखा के पैरों की मालिश करती। और सुरेखा की बेटी नैना, वह भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। वह भी दिव्या को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अपना स्कूल का सारा होमवर्क दिव्या से कराती थी और उससे खाने के लिए कभी कुछ मंगाती तो कभी कुछ मंगाती। जितना हो सकता था दोनों माँ बेटी मिलकर दिव्या को परेशान कर रही थी। और खाने के लिए भी 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे देती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती। ऐसे ही एक दिन नैना और सुरेखा दोनों किसी की पार्टी में जा रही थी। नैना अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी दिव्या नैना से कहती है, नैना, मैंने तुम्हारी अलमारी आज देखी है। तुम्हारे पास कितना ज्यादा सामान है, कितनी ज्यादा नेल पॉलिश, लिपस्टिक और कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रेस। यह सब तो मैंने बस सपने में ही देखा है, आज हकीकत में देखकर कैसा लग रहा है? नैना, अगर तुम्हारी कोई चीज रिटायर हो गई हो तो प्लीज मुझे दे दो, मैं भी यूज कर लूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें मैंने आज से पहले कभी यूज नहीं की। तूने अपनी औकात देखी है? तो इस घर की नौकरानी है और मैं इस घर की मालकिन, और तू अपने मन से इतनी ज्यादा महंगी महंगी और ब्रांडेड चीजों का ख्याल निकाल दे, क्योंकि मैं तुझे अपना एक फटा हुआ रुमाल ना दूं। यह सब चीजें देनी तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन, मैं पार्टी में जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगा लेना। अगर मुझे कोई भी चीज इधर से उधर नजर आई तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इस तरह से नैना दिव्या को जोर जोर से डांट रही थी। यह आवाज सुनकर सुरेखा रूम में आती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तो इतना क्यों भड़क रही है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तो ज्यादा टेंशन मत लिया कर। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझसे कह दिया कर। और ये नौकरानी मनहूस तुझसे क्या कह रही है, जरा तो मुझे तो बता। मैं इस नौकरानी की अभी खबर लेती हूँ, अगर इसने तुझे जरा भी परेशान किया हो तो। अपनी माँ के बार बार पूछने के बाद
नैना उन्हें सब बता देती है कि किस तरह वह उसकी चीजों पर नजर रखती है। तभी सुरेखा दिव्या को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, मनहूस, हमेशा बस सजने संवरने का ही तुझे शौक है, काम करने का तो है नहीं। हमेशा तुझसे बस काम कह कर करवाना पड़ता है। घर कितना गंदा पड़ा है और कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और अभी इस्त्री भी होनी है। बस 24 घंटे आराम आराम आराम। काम तो इस महारानी से कह ही मत दो। इतना सारा काम जो पड़ा है वह कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। जब तक हम दोनों पार्टी में से वापस आते हैं तब तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी की किसी भी चीज पर नजर मत रख लेना, वरना तेरी आंखें निकाल लूंगी। मम्मी, आपको पता है एक बार मैंने इस नौकरानी को बादाम खाते हुए देखा था। अब हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारे पीछे तो न जाने नौकरानी क्या क्या चीज खाएगी। फ्रीज में मिठाइयाँ पड़ी हैं और किचन में सभी ड्राई फ्रूट रखे हैं। ये मनहूस उन्हें निकाल कर खा लेगी और इसके तो मजे ही मजे आ जाएंगे। मैं कहती हूँ कि आप फ्रीज में ताला लगा दीजिए। और हाँ मम्मी, आपने सभी गहने और पैसे लॉकर में रख दिए हैं ना? क्या पता ये गहने और पैसे चुरा कर भाग जाए। ऐसी 2 टके नौकरानी और गरीब लोगों का कुछ पता नहीं होता, ये कब क्या कर बैठे। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तो कितनी ज्यादा समझदार हो गई। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, माँ पर। तो सही कह रही है। मैं अभी किचन के अंदर और फ्रिज के अंदर ताला लगा देती हूँ और तू गहने और पैसों की फिक्र मत कर, वह सब बैंक में है। जब ऐसी गरीब और मनहूस नौकर घर में हो तो उनसे ये सब चीज छुपा कर ही रखनी चाहिए। और तू सुन मनहूस, मैं तेरी खाने की प्लेट बाहर रख दूंगी जो तुझे रोज मिलता है। और हमारे आने से पहले पहले सभी काम हो जाने चाहिए। महारानी बनकर आराम मत करने लग जाना। हाँ, ऐसा कहकर सुरेखा फ्रिज और किचन के अंदर ताला लगा देती है। दोनों माँ बेटी सज धज कर पार्टी में चली जाती हैं और दिव्या बेचारी घर में अकेली घर की देखभाल करने के लिए रह जाती है। वह पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है, उसके बाद कपड़े धोती है, इस्त्री करती है। सुरेखा और नैना के रूम की अच्छी तरह सफाई भी करती है, उनके कपड़े अलमारी में लगाती है और सारा काम करने के बाद वह अपने हिस्से का खाना किचन के बाहर से लेने जाती है। और खाना देकर दिव्या के आंसू रुकते नहीं हैं। वह बहुत रोती है क्योंकि रोज तो उसे 2 रोटी सब्जी के साथ मिल जाया करती थी, लेकिन आज सुरेखा जानबूझकर 4-5 दिन की बासी 2 रोटी चटनी के साथ रख कर गई थी। यह देखकर दिव्या को बहुत दुख होता है और वह अपने माता पिता को याद कर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आप दोनों मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? इस दुनिया में अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता, अपने ही उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पर कितना अत्याचार हो रहा है। देखिए कैसे मुझे सूखी रोटी चटनी के साथ मिली है। यह सब कुछ जानबूझकर क्या है ताकि मैं भूखी रह जाऊं और वह पार्टी में एंजॉय कर रही होंगी। माँ पिताजी, आपको पता था ना कि मुझे पढ़ने का कितना शौक था। पढ़ लिख कर मैं कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद मेरा ये सपना अधूरा ही रह गया। मुझसे मेरी पढ़ाई छिड़ गई। मम्मी की यह सारी बात कड़वे कड़वे घूंट मजबूरी में पीती हूँ ताकि वह मुझे घर से बाहर न निकाले। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह दरवाजे को खटखटाती है। दिव्या तुरंत दरवाजे पर जाती है तो वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है? क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। अम्मा जी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मैं अपने हाथ से किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो खुद दूसरों की ठोकरों में रोटी खा रही हूँ। आपको पता है मेरी मम्मी मुझे ये 2 सूखी रोटी देकर गई हैं। 2 दिन बाद मुझे ये फिर मिल जाएंगी। अगर आप खा सकती हैं तो खा लीजिए, मैं आज भूखी रह जाऊंगी। बेटा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। बेटा, मैं कब से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रही थी जो दूसरों की मदद करती हो। बेटा, मैं परी लोक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली रानी परी हूँ, लेकिन पृथ्वी की डायना चुड़ैल ने मुझे
बुढ़िया बना दिया और उसने मेरी जादुई छड़ी बादलों में जादुई 3 चांद के अंदर रखी है। मेरी जादुई छड़ी लाना इतना आसान नहीं है। वहाँ जाकर पहले तुम्हारी परीक्षा होगी और अगर तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई तभी मेरी जादुई छड़ी ला सकती हो। बेटा, क्या तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर आओगी? अम्मा जी, मगर मैं जादुई 3 चांद तक कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति भी नहीं है। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलना, तभी तुम्हें एक जंगल नजर आएगा और उसके पीछे एक पहाड़। बस वहाँ जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना, उसके बाद तुम जादुई 3 चांद के पास पहुँच जाओगी। जैसा कि वह बूढ़ी औरत ने कहा था, दिव्या वैसा ही करती है और वह कुछ ही समय में जादुई 3 चांद के पास पहुंच जाती है। तभी पहले जादुई चांद से आवाज आती है, दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ की दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर बस सोना ही सोना है। इतना सोना देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी। यहाँ आकर तुम ऐश करोगी, ऐश। आओ आओ, मेरे जादुई चांद के अंदर आओ, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ पर तुम्हें हीरे ही हीरे, पैसे ही पैसे नजर आएंगे। इतनी सारी धन दौलत देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी और तुम इतनी सारी धन दौलत से ऐश ही ऐश करोगी। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आ जाओ, मेरे जादुई दूसरे चांद के अंदर आ जाओ। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। बस यहाँ की धन दौलत ले जाओ। दिव्या, दिव्या, तुम यहाँ रानी परी की जादुई छड़ी लेने आई हो। वह मेरे अंदर है। आ जाओ और मेरे अंदर से रानी परी की जादुई छड़ी ले जाओ जो डायना चढ़ा ले रखी है। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम पहले और दूसरे जादुई चांद के अंदर की धन दौलत लेकर आओगी तो तुम जादुई छड़ी नहीं लेकर जा सकती। बस तुम यहाँ से एक ही चीज लेकर जा सकती हो, या तो ढेर सारी धन दौलत या फिर रानी परी की जादुई छड़ी जिसके अंदर उनकी जान बसी है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। मुझे पता है कि लालच बुरी बला होती है। मैं जादुई तीसरे चांद के अंदर आऊंगी और रानी परी की जादुई छड़ी लेकर जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही दोनों जादुई चांद गायब हो जाते हैं और असली जादुई चांद रह जाता है जिसके अंदर रानी परी की जादुई छड़ी थी। दिव्या उस जादुई चांद के अंदर जाती है, वहाँ से जादुई छड़ी लेती है और बूढ़ी औरत के पास आ जाती है और उन्हें लाकर दे देती है। जादुई छड़ी की मदद से वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है और वह रानी परी बन जाती है। तभी वह दिव्या से कहती है, मैंने तुम्हारा चयन कर कर बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर मेरा काम पूरा करोगी। 10 साल बाद मैं अपने असली रूप में आई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम धन दौलत का लालच करती जैसे कि तुम्हें पहले और दूसरे जादुई चांद ने दिया था, सोने हीरे और पैसों का, मगर तुमने लालच नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे मेरी जादुई छड़ी दी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह लो मेरी अंगूठी, इसे पहन लो और तुम इस अंगूठी से जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बेटा, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। रानी परी अपनी अंगूठी देकर परी लोक वापस चली जाती हैं। दिव्या बहुत खुश थी और वह अंगूठी पहन लेती है और उससे बहुत सारे पैसे मांगती है। उसके सामने आ जाते हैं। तभी दिव्या अपनी मामी का घर छोड़कर दूसरे गांव चली जाती है और वहां जाकर अपना घर बनाती है और उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए वह फौरन अपना एडमिशन भी करा लेती है और वह खुशी खुशी स्कूल जाती है, अपनी मामी के अत्याचार से बहुत दूर। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दिव्या सुरेखा और नैना को शॉपिंग मॉल में मिलती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती हैं। नैना बेटा देख, हमारे घर की मामूली सी नौकरानी कितने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही है। मैंने तो सोचा था हमारे अत्याचार के डर से किसी अनाथालय में पड़ी होगी, लेकिन ये तो महंगी महंगी चीज खरीद रही है। आखिर इसके पास ऐसा क्या आ गया? तभी दोनों माँ बेटी दिव्या के पास जाती हैं और उसे कहती हैं, अरे वाह दिव्या बेटा, तुम इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही हो। तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, अपने अमीर होने का राज अपनी मामी को नहीं बताओगी? हाँ हाँ मामी, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको पता है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक काली पहाड़ी है। बस वहाँ जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना और फिर तुम तुरंत जादुई 3 चांद के पास पहुँच जाओगी। वहाँ जाकर तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम अपने सवाल में पास हो गई तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिल जाएगी।
दिव्या की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी को धन दौलत का लालच आ जाता है और वह कुछ समय बाद जादू 3 चांद के पास पहुंच जाती हैं। जैसा कि दिव्या से सवाल पूछे गए थे वैसे ही एक एक कर दोनों माँ बेटी से भी पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हें तो धन दौलत से मतलब था, इसलिए वह पहला और दूसरा जादू चांद चुनती है और जैसे ही उसके अंदर जाती है तो कभी लौट कर नहीं आती। दोनों चांद के साथ वह भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। इस तरह उन्हें उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और दिव्या अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। एक गांव में कौशल्या नाम की एक बहुत गरीब औरत रहती थी। कौशल्या की एक छोटी बेटी थी जिसका पेट पालने के लिए वो दूसरों के घरों में काम करने जाया करते थे। वो अपनी बेटी मनी को घर पर ही छोड़कर जाया करते थे। वो पूरा दिन घर के बाहर ही मिट्टी में खेलती रहती थी। एक दिन मनी को बुखार आ गया। जब कौशल्या काम पर जाने के लिए निकल रही थी तब वो मनी को प्यार करने के लिए उसके पास जाती है। वो देखती है कि मनी का बदन जल रहा है। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? लेकिन काम पर तो जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें दवाई देकर काम पर चली जाती हूँ। माँ, मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है, आज आप मत जाओ ना। मनी की बात सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहती है, ठीक है बेटी, मैं एक बार कॉल करके मालकिन से पूछ लेती हूँ। कौशल्या मालकिन को फोन करती है। मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, तुम्हें तो बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कौशल्या, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमको काम नहीं करना है तो तुम मना कर दो, लेकिन रोज रोज के ड्रामे मत किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और अगर नहीं करना है तो भी आ जाओ, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। कौशल्या अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसे दवाई खिलाकर बुखार में तपता हुआ छोड़कर चली जाती है। कौशल्या जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी मालकिन उससे कहती है, क्या सच में तेरी बेटी की तबीयत खराब है या तेरा छुट्टी करने का मन था? मालकिन, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का झूठ नहीं बोलेगी, आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। नहीं नहीं कौशल्या, आज तुझे किसी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी बेटी कृतिका को जुकाम है। आज मैं उसका ध्यान रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मालकिन, आज मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ तो आ गई हूँ, लेकिन ना जाने मेरी बेटी की क्या हालत हो रही होगी। बस बस ठीक है, अब रोना बंद करो और बर्तन धोना शुरू करो। कौशल्या आंखों में आंसू, मन में उदासी और चेहरे पर चिंता लेकर काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मालकिन अपनी बेटी को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। इसी तरह 18 साल बीत जाते हैं। मनी और कृतिका दोनों बड़ी हो जाती हैं। अब मनी की माँ जब लोगों के घरों में काम करने जाती तो मनी को बहुत बुरा लगता था, इसलिए मनी पढ़ाई के साथ साथ एक क्लब रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगी। एक दिन कौशल्या की मालकिन की बेटी कृतिका अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आई और उसने मनी को पहचान लिया। शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी मैडम, मैं यही काम करती हूँ, आपने मुझे यही देखा होगा। बस कर यार, इतनी भी फॉर्मेलिटीज मत कर, मैंने तुझे पहचान लिया है। जी कैसे? अरे तो मेरी काम वाली की बेटी ही तो है, जिनको बरसों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ बहुत मेहनती है, सारा काम बहुत अच्छे से करती है। बर्तन, कपड़े और फर्श ऐसे चमकाती है जैसे कि आईना चमकता हो। चल कोई नहीं, अब तो वेटर बन गई है, लेकिन हाँ, अगर तुझे कोई काम चाहिए होगा तो मुझसे कहना, मैं तेरी पूरी मदद करूँगी। आखिर तो मेरी नौकरानी की बेटी जो है। कृतिका अपने सभी दोस्तों के सामने मनी का बहुत मजाक बनाती है, लेकिन मनी खामोश रहती है और मन ही मन सोचती है, आखिर कृतिका ने गलत क्या बोला, सही ही तो बोला है। नौकरानी की बेटी को कोई भी नौकरानी की बेटी ही तो कहेगा। मनी ऐसे ही अपनी जॉब और स्टडी करती रहती है।
दूसरी तरफ कृतिका रोज रोज पार्टी करती है, ड्रिंक करती है और पढ़ती नहीं है। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बैठाया और बातें करने लगी। कौशल्या भी वही काम कर रही थी। बेटी कृतिका, ऐसे कब तक चलेगा? तुम क्यों अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं देती हो? ओ मम्मा, आप फिर से शुरू हो गई। मैं अपनी स्टडी कर तो रही हूँ। ऐसे कैसे स्टडी? तुम्हारे अंदर सारे गंदे गुण आ गए हैं। मम्मा, यू नो ना, हम रिच लोग हैं और ये सब तो अमीर लोगों के शौक होते हैं। आप इनको गंदा मत कहो प्लीज। कृतिका, भूलो मत, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे इतनी तमीज से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं और किसी से तो इतनी तमीज से बात नहीं करती। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना बिजनेस करूँगी, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए। वो देख हमारी काम वाली की बेटी को, खुद काम करती है और पढ़ती भी है और अपनी माँ का भी कितना ख्याल रखती है। ओ मम्मा, इतना तो आपको पता होना चाहिए, मैं किसी काम वाले की बेटी नहीं हूँ। अब ज्यादा देर मत करो और मुझे पैसे दे दो। कृतिका अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे ले ही लेती है और दूसरी तरफ मनी और कड़ी मेहनत करने लगी। नतीजा ये निकला कि मनी ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया। मनी ने अपना एक अच्छा घर भी बनवा लिया और माँ के लिए घर में नौकर रख लिए। और दूसरी तरफ कृतिका ने कोई बिजनेस नहीं खोला। कृतिका, तू तो बिजनेस खोलने वाली थी ना? कहाँ है तेरा बिजनेस? मुझे तूने आज तक कुछ भी नहीं दिखाया। माँ, मुझे और पैसों की जरूरत है। मैं तुझे पहले से ही 50 लाख रुपए दे चुकी हूँ। माँ, बहुत जरूरी है, बैंक से लोन ले लो, नहीं तो पहले के इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी खराब हो जाएंगे। एक काम करते हैं, अपने घर पर लोन ले लेते हैं। कृतिका की माँ उसकी बातों में आ जाती है और घर पर लोन ले लेती है और सारे पैसे कृतिका को दे देती है। कुछ दिन बाद कृतिका की माँ को पता चलता है कि कृतिका तो जुआ खेलती है। उसने सब कुछ जुए में बर्बाद कर दिया। और दूसरी तरफ मनी की अपनी एक कंपनी है जो कि बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। कृतिका की माँ को ये सब देखकर पुराने दिन याद करके बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एक दिन कौशल्या अपनी बेटी मनी के साथ अपनी मालकिन के घर आती है। मालकिन, मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ। मेरी बेटी ने तो मेरे दिन बदल दिए। लेकिन मालकिन, मेरा तो ये कहना है कि भगवान कभी किसी को घमंड ना कराए, क्योंकि दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कौशल्या इतना कहकर अपनी बेटी के साथ कार में वापस चली जाती है और कृतिका और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक जाती है।